Hello everyone, I'm Abhishek and once again I welcome you all to my YouTube channel ज्ञान दर्शन by अभी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडियाज़ एग्रीकल्चर आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी कि भारत की कृषि में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए मुख्यतः आज़ादी के बाद, उसे हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यह जो टॉपिक है आपका वह यूपीएससी एवं अन्य स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम्स जैसे कि बीपीएससी, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी जैसे महत्वपूर्ण स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम्स के लिए यह यूज़फुल रहने वाले हैं। ठीक है, तो आज के सेशन का शुरुआत करते हैं हम लोग। सॉरी। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि जब भारत आज़ाद हुआ था, ठीक है, उस वक्त मुख्यतः जो भारत है वह एक कृषि प्रधान देश हुआ करता था। ठीक है, यानी इंडिया जो था मेनली एक आपका एग्रीकल्चर ड्रिवन इकोनॉमी था। ठीक है, यानी एक एग्रेरियन इकोनॉमी हुआ करता था। ठीक है, उस वक्त लगभग 70% की जो जनसंख्या है, ठीक है, वह आबादी जो है वह आपका मुख्यतः किस पर डिपेंडेंट थी, तो वह एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या थे कि उस वक्त जो हमारा एग्रीकल्चर है उसमें कहीं ना कहीं जो उत्पादकता है वह काफ़ी कम थी, यानी कि लो प्रोडक्टिविटी थी। ठीक है, इसके अलावा आउटडेटेड टेक्निक्स थे, यहाँ पे पुराने मेथड से जो है यहाँ पर खेती बाड़ी की जा रही थी। इसके अलावा यहाँ पे क्या था, फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में जो है वह किसानों के पास ज़मीन हुआ करती थी। किसी के पास मतलब बहुत रेयर लोग होते जिनके पास बहुत अधिक मात्रा में ज़मीन थी जिससे कि वो अच्छी तरीके से खेती कर पाए। ठीक है, और साथ ही साथ क्या होता था, फूड की स्कैसिटी भी थी, यानी कि जो खाद्य सामग्री उसकी कमी भी थी उस वक्त देश में। ठीक है, और उस वक्त जो हमारा देश है वह मुख्यतः जो इम्पोर्ट्स और फॉरेन एड्स थे उस पर डिपेंडेंट था। उसी में से एक महत्वपूर्ण प्रोग्राम जो है जिसका नाम हम लोग यहाँ पे याद रखेंगे, जो हमारे मेंस एग्जाम्स में काम आने वाला है, वह है PLAT प्रोग्राम। ठीक है, इस प्रोग्राम के तहत क्या होता है, जो यूएस है उससे बेसिकली एक मीडियम क्वालिटी का जो वीट है वह इम्पोर्ट किया जाता था। ठीक है, इसके अलावा हम लोग यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि यह सब जो परिस्थितियाँ थी उसके कारण आज़ादी के बाद जो आपका कृषि थी, ठीक है, यानी एग्रीकल्चर था, वह कहीं ना कहीं प्रायोरिटी सेक्टर के रूप में डेवलप होता है। ठीक है, और इंडिया पे जो प्लान डेवलपमेंट का जो डिसीजन लिया जाता है तो उसमें जो एग्रीकल्चर होता है उसे इंपॉर्टेंट जो प्लेस है वह दिया जाता है, मतलब एक कहने का एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है यहाँ पे एग्रीकल्चर, क्योंकि कहने का फूड सिक्योरिटी एक सबसे बड़ा चैलेंज था उस वक्त। तो उसे फुलफिल करने के लिए कहीं ना कहीं आपको एग्रीकल्चर सेक्टर है उसे डेवलप करना होगा। ठीक है, तो इस वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो सेंटर ऑफ फोकस था उस वक्त के सभी प्लानिंग्स में। हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि हमें जो गवर्नमेंट है वह क्या क्या स्टेप्स लेती है, तो उनके द्वारा कुछ स्टेप्स लिए जाते हैं, जैसे कि लैंड रिफॉर्म्स किए जाते हैं। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल चेंजेस किए जाते हैं, यानी अलग तरह की संस्थाएं जो है उसे बनाई जाती हैं। ठीक है, लैंड रिफॉर्म्स में यहाँ पे जमींदारी सिस्टम है उसे हटाया जाता है और लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्राम्स हैं वह भी कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है, और साथ ही साथ यहाँ पे कोशिश किया जाता है कि जो भारतीय कृषि है उसे सबसिस्टेंस जो था, यानी कि जो आपका बस बेसिकली इतना ही अनाज उगाया करते थे हमारे किसान, जिससे खुद का मतलब वो पेट भर सके, तो उससे ट्रांसफ़र करके उन्हें कॉमर्शियल और सेल्फ रिलायंट सेक्टर की ओर लेके जाना था, यानी कि उन्हें यानी बेसिकली सरप्लस प्रोडक्शन हो करने के लिए उन्हें प्रेरित करना था, ताकि वह अपने नीड के अलावा जो है एक्स्ट्रा जो अनाज है उसका भी उत्पादन कहीं ना कहीं यहाँ पे कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक मिनट में से अंडू कर देता हूँ ताकि आपके नोट्स बनाने में यह यूज़फुल रहेगा। ओके डन। फिर नेक्स्ट जो है हमारा, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसे यहाँ पे कहीं ना कहीं फेजेस में यहाँ पे डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो मुख्यतः हमें यहाँ पे 4 फेजेस देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे जो पहला फेज़ होता है आपका वह 1947 से लेके 1965 तक चलता है। इसमें क्या होता है, बेसिकली फाउंडेशन पे काम किया जाता है और लैंड रिफॉर्म्स किए जाते हैं। ठीक है, लैंड रिफॉर्म्स में मुख्यतः हमें यहाँ पे देखने को मिलता है इसका कि हमें यहाँ पे जो जमींदारी सिस्टम है, ठीक है, उसे हटाया जाता है, और जो ज़मीन होती है उसे कहीं फिर से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है जो ज़रूरतमंद किसान होते हैं या लैंडलेस लेबर जो होते हैं उनके बीच में। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कहीं ना कहीं हमें जो इंटरमीडिएटरीज है उन्हें हटाया जाए और इक्वलिटी लाने का यहाँ पे प्रयास किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे और क्या क्या मेजर्स जो है वो लिए गए। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, लैंड रिफॉर्म एक्ट लाया जाता है। ठीक है, तो इसी एक्ट के माध्यम से आपका जो जमींदारी प्रथा है
उसे हटाया जाता है और टेनेंसी जो है उसे रेगुलेट किया जाता है। और लैंड सीलिंग एक्ट, यानी 3 तरह का एक्ट जो लाया जाता है मुख्यतः, वो आपका टेनेंसी एक्ट हो गया और लैंड सीलिंग एक्ट हो गया, ठीक है। यानी कि मैक्सिमम एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद आप लैंड जो है अपने पास नहीं एक्वायर कर सकते, यही आपका लैंड सीलिंग का पार्ट था, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, अदर जो है जो मेजर्स लिए जाते हैं, जैसे कि आपका कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आता लाया जाता है 1952 में, ठीक है, 1952 में। इसके बाद क्या होता है यहाँ पे इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम यानी IADP भी है, जो स्टार्ट किया जाता है 1960 में, ठीक है। बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव क्या था आपका, जो रूरल एरियाज है उसे मॉडर्नाइज किया जा सके। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे चैलेंजेस क्या थे हमारे पास हमारे भारतीय कृषि में उस वक्त। तो बेसिकली यहाँ पे क्या था कि सॉरी, ये जो चैलेंजेस है आपका, यह फेज़ 1 के बारे में है। तो फेज़ 1 में क्या क्या चैलेंजेस है यहाँ पे, तो जो प्रोग्राम था आपका वो अच्छे से लैंड जो डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम था वो अनइवन था, यानी सभी जगह पे अच्छे से नहीं इम्प्लीमेंट हो पाया, ठीक है। और जो प्रोडक्टिविटी है आपका वह कहीं ना कहीं वो कम ही रहती है, ठीक है। और इसका आउटकम क्या होता है कि इंडिया में बेसिकली लोगों को फूड शॉर्टेज जो है वो फेस करना पड़ता है, और इस वजह से जो इम्पोर्ट्स है वो काफ़ी बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो अब जो अगला जो हमारा फेज़ आने वाला है वह कहीं ना कहीं इन्हीं इश्यूज़ को बेसिकली एड्रेस करेगा, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट फेज़ होता है फेज़ नंबर 2, उसमें बेसिकली क्या होता है, यह चलता है आपका 1965 से लेकर 1980 के बीच, ठीक है। इसी फेज के दौरान जो होता है भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन जो होता है वह इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो बेसिकली ऐसे इंट्रोड्यूस करने का कारण क्या होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, रिपीटेड फैमाइंस आते हैं, ठीक है। और जो डिपेंडेंस होता है इम्पोर्ट कहीं ना कहीं वो भी बढ़ जाता है इम्पोर्ट्स का। तो इन सब कुछ बेसिकली टैकल करने के लिए यहाँ पे जो नेक्स्ट फेज है आपका वह यहाँ पे स्टार्ट होता है, और इसमें क्या होता है, ग्रीन रेवोल्यूशन पे मेनली फोकस किया जाता है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन का फीचर्स क्या क्या था, बेसिकली इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हुई थी। तो सबसे पहले तो इसमें हाई यील्डिंग वैरायटी, ठीक है, यानी कि एक एडवांस जो सीड है उसका यहाँ पे यूटिलाइज किया गया था, जो कि बेसिकली आपका कम पानी में और अलग विपरीत परिस्थितियों में भी जो है आपका यह सीड जो है अच्छा प्रोडक्शन बेसिकली दिया करता था, ठीक है। इसमें साथ ही साथ यहाँ पे HIV सीड्स के अलावा यहाँ पे केमिकल फर्टिलाइज़र का इंट्रोडक्शन किया गया। साथ ही साथ जो यहाँ पे इरिगेशन है यानी पानी पटाने की जो व्यवस्था है उसमें भी कहीं ना कहीं सुधार जो है वह किए गए। इसके अलावा यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट को भी प्रमोट किया गया था, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट में यहाँ पे जो है आपका एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन बनाया गया था 1965 में। इसके अलावा FCI जो भी देखते हैं हम लोग, जिसका एग्जाम्स भी दे रहे होते हैं बहुत से स्टूडेंट्स के टाइम में, तो इस जो संस्था है आपका उसका भी जो स्टैब्लिशमेंट है उसी टाइम पे यहाँ पे होता है भारत में। लेकिन इसका प्रॉब्लम क्या होता है कि ये जो बेसिकली ग्रीन रेवोल्यूशन है मुख्यतः पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी जैसे पार्ट में सीमित होकर रह जाता है, ठीक है। और इसका कुछ अचीवमेंट्स देख लेते हैं हम लोग। तो अचीवमेंट्स में हमें देखने को मिलता है कि इंडिया में जो वीट और राइस है उसका प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। और इंडिया में जो फूड सेल्फ सफिशिएंसी है वह कहीं ना कहीं अचीव कर लिया जाता है ग्रीन रेवोल्यूशन के माध्यम से, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे इसका लिमिटेशंस क्या क्या है। तो सेकंड फेज का जो लिमिटेशन है वो हम देखेंगे यहाँ पे रीजनल इम्बैलेंस था, जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस किया। यह सिर्फ लिमिटेड था आपका पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी जैसे क्षेत्रों में, ठीक है। साथ साथ यहाँ पे क्या होता है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का भी जो है खतरा वो कहीं ना कहीं उत्पन्न होता है यहाँ पे, क्योंकि इसमें जो सॉइल का सैलिनिटी है वो बढ़ जाता है अधिक फर्टिलाइजर्स का यूज़ करने से। और जो डीप वेल है आपका, बोरिंग है, इन सब चीज़ का यूज़ करने से क्या हो रहा था कि आपका जो ग्राउंड वाटर है वो भी डिप्लेशन थोड़ा सा कहीं हमें देखने को मिलता है। हालांकि ये जो फैक्टर है तो नेग्लिजिबल है, क्योंकि कहीं कि फूड सिक्योरिटी उस वक्त जो है हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता थी, ठीक है। तो हमें उसे अटेंड करने के लिए थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा फेज है यहाँ पे वह है स्टार्ट होता है 1980 से लेके 2000 तक, ठीक है। तो इस फेज में क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन पे फोकस किया जाता है, यानी कि अलग अलग तरह की फसलों के ऊपर यहाँ पे ध्यान केंद्रित किया जाता है, और साथ में इसमें जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ करने पे फोकस करते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे क्या होता है, जो फोकस होता है आपका वो हॉर्टिकल्चर यानी कि फ्रूट एंड वेजिटेबल का जो खेती है, डेयरी फार्मिंग है, फिशरीज़ है, पोल्ट्री, इन सब चीज़ों पे जो है फोकस जो है वो कहीं ना कहीं शिफ्ट किया जाता है। यानी इस पर फोकस शिफ्ट करने का मतलब वहाँ पे उसे छोड़ा नहीं जाता, उसके साथ साथ इन चीज़ों पे यहाँ पे एक्सपेंड करते हैं लोग, ठीक है। उनके साथ साथ इन चीज़ों को भी फार्मिंग में
इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। तो क्या क्या होता है, हॉर्टिकल्चर, डेयरी, फिशरीज एंड पोल्ट्री। इसके अलावा क्या होता है कि लॉन्च ऑफ ऑपरेशन फ्लड, ठीक है। तो यहाँ पे ऑपरेशन फ्लड जो है वह स्टार्ट किया जाता है, या फिर जिसे हम वाइट रेवोल्यूशन भी कहते हैं। तो यह जो ऑपरेशन बेसिकली है सॉरी, जो भारत में दूध का जो उत्पादन है उससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड आपका यह ऑपरेशन है, और इसका ही रिजल्ट होता है कि इंडिया जो है आपका वह आज की डेट में वर्ल्ड का नंबर 1 मिल्क प्रोड्यूसर है। इसके अलावा यहाँ पे नाबार्ड जो है उसकी स्थापना की जाती है 1982 में, ठीक है, जो कि बेसिकली फाइनेंशियल नीड को पूरा करता है किसानों का, ठीक है। और यहाँ पे और क्या चीज़ें देखने को मिलती है हमें, तो मुख्यतः हम यहाँ देखते हैं कि थर्ड फेज़ में हमें यहाँ पे मैकेनाइजेशन होता है, ठीक है, मशीन्स का यूज़ किया जाता है, बायो फर्टिलाइजर यूज़ किया जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने देखा था जो फर्स्ट सेकंड फेज़ था हमारा, उसमें आपका बेसिकली केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ किया जा रहा था, जिस वजह से क्या हो रहा था, सॉइल का जो क्वालिटी है वो डिग्रेड हो रहा था कहीं ना कहीं, ठीक है, उसकी सैलिनिटी बढ़ रही थी। बट यहाँ पे क्या, फिर बायो फर्टिलाइजर जो है उसका यहाँ पे यूज़ बेसिकली किया गया, और साथ ही साथ जो इरिगेशन प्रोजेक्ट है यानी पानी पटाने की जो व्यवस्था है उसमें भी यहाँ पे सुधार किए गए। तो इसका रिजल्ट क्या आता है बेसिकली, तो यहाँ पे हमें डाइवर्सिफाइड जो है कल्टिवेशन है प्रोडक्ट का वो देखने को मिलता है, और जो कॉमर्शलाइज क्रॉप्स हैं आपके, ठीक है, जैसे कि टी है, कॉफ़ी है, जूट है, शुगर केन है, तो इन सब चीज़ों का उत्पादन हमें कहीं ना कहीं जो है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलती है। नेक्स्ट हमारा जो लास्ट फेज है आपका वह है ईयर 2000 से प्रेजेंट तक, ठीक है। तो अभी के समय में मुख्यतः हम देखते हैं कि हमारा जो फोकस है वो कहने कि मॉडर्नाइजेशन और सस्टेनेबल फार्मिंग की ओर अब शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो एग्रीकल्चर है वो आज के समय में बेसिकली सेल्फ सफिशिएंट है। हमें फूड जो सिक्योरिटी है वह हमने इस गोल को अचीव कर लिया है आज की डेट में, ठीक है। तो अभी हमारा जो फोकस है वो मुख्यतः मार्केट रिफॉर्म में है, टेक्नोलॉजिकल यूज़ में है, सस्टेनेबिलिटी में है, यानी कि हमें एक आइडियली यूज़ करना जिससे कि हमें कम से कम इन्वायरमेंट को भी नुकसान पहुंचा सके, और जो हमारा फूड नीड है उसे भी हम लोग यहाँ पे फुलफिल कर पाए, ठीक है। और साथ साथ यहाँ पे जो फार्मर इनकम है उसे बढ़ाने के ऊपर हमें अभी बेसिकली आज के समय में मुख्य फोकस जो है वो गवर्नमेंट का है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो प्रमुख स्कीम्स अभी क्या क्या चल रही हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 2007 में आपका एक स्कीम आता है जिसका नाम होता है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। यह यहाँ पे जो भी स्कीम्स दिए गए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसे आप लोग एक बार मार्क कर लेंगे या फिर अपने नोट्स में इसे स्पेशली मेंशन करेंगे, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट जो स्कीम है आपका वह है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, जो कि आपका 2007 में आता है। अगला जो स्कीम है वह है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, 2016 में लॉन्च किया जाता है इसे। और पीएम किसान योजना जो कि आपका बेसिकली एक डायरेक्ट इनकम सपोर्ट स्कीम है फार्मर्स के लिए, या फिर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से यहाँ पे क्या होता है, एक सहायता राशि जो है वह किसानों के खाते में डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर दी जाती है, ठीक है। साथ साथ यहाँ पे डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन जो है आपका वह भी 2021 में लॉन्च किया जाता है, जिसमें बेसिकली एआई का यूज़ किया जाता है। एआई का यूज़ बेसिकली यहाँ पे जो आपका वेदर इन्फॉर्मेशन हो गया, क्वालिटी ऑफ सॉइल है उसे चेक करने के लिए, ठीक है। और साथ ही साथ ड्रोन जो है उसका इस्तेमाल जो है वह भी कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है। ड्रोन का इस्तेमाल जो यहाँ पे बेसिकली फर्टिलाइज़र को का इस्तेमाल करने के लिए मुख्यतः यहाँ पे ड्रोन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे इससे जुड़ा हुआ स्कीम आपका बिहार में जो ड्रोन दीदी स्कीम है वह लॉन्च किया गया है बिहार राज्य में, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो मुख्य फोकस है वह आज के समय में कहाँ शिफ्ट हो रहा है, तो बेसिकली ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी कि जैविक खेती की ओर हमारा जो फोकस है वो ट्रांसफ़र हो रहा है। वाटर कंजर्वेशन यानी कि पानी को बचाने को लेकर भी हमारा फोकस शिफ्ट हुआ है। और जो एक्सपोर्ट है यानी हमें सरप्लस प्रोडक्शन करना है, जिससे कि हम लोग जो अधिक उत्पादक है उसे हम लोग एक्सपोर्ट करके एक इनकम जो है वो जनरेट कर पाए, ठीक है, और देश की जीडीपी में भी अपना कंट्रीब्यूशन दर्ज करा पाए, ठीक है। और यहाँ पे एग्री स्पोर्ट्स है उस पर भी फोकस किया जा रहा है, तो एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्सपोर्ट्स पे। तो अभी इसका रिजल्ट यह है कि अभी भारत जो है आप एक लीडिंग एक्सपोर्टर है किस किन चीज़ों में, तो राइस में, स्पाइसेस में, टी में, मैरीन प्रोडक्ट्स में, ठीक है। इन सब चीज़ों में जो भारत तो क्या है अभी एक लीडिंग एक्सपोर्टर है। और यहाँ पे हम लोग अगर देखें तो भारत में जो अभी करंट सिचुएशन है 2025 में
जो एक्सपोर्ट है वह लगभग आपका 59, ठीक है, यानी कि 59 बिलियन आपका जो है आपका यूएस डॉलर जो है आपका, उसमें भी भारत का एक्सपोर्ट है, जो कि बेसिकली एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जो है आपका वह भारत के कुल जीडीपी का कितना, तो जीडीपी का लगभग 1.6% जो है आपका इनकम जो है वो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट से यहाँ पे कंट्रीब्यूट जो है वो होता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे एग्रीकल्चर का इकोनॉमी में क्या क्या कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो हमने ऑलरेडी आपको बताया था, अच्छा हाँ। तो बेसिकली भारत के जो जीडीपी है उसमें एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है वह करेंट टाइम में लगभग 18% है, 17 पॉइंट समथिंग है, ठीक है। तो अभी जो करंट 2025 का आपका जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूशन कितना है 2025 में, तो ये बेसिकली लगभग 18% है, ठीक है। जो कि आपका जब भारत आज़ाद हुआ था उस वक्त कंट्रीब्यूशन कितना था, तो लगभग 50% था। इसके अलावा हालांकि ये जो डिक्रीज है यह आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन और सर्विस सेक्टर के ग्रोथ की वजह से, ठीक है। फिर भी आपका जो खेती है आपका अभी भी जो कृषि है आपका वह कहीं ना कहीं देश के अंदर लगभग 45 से 50% जो पॉपुलेशन है उसे आपको एक रोजगार जो है वो मुहैया कराती है, ठीक है। जिस वजह से इसका जो सामाजिक महत्व है वो काफ़ी ज़्यादा है आज के टाइम में भी, ओके। इसके अलावा हम लोग देखते हैं यहाँ पे मेजर अचीवमेंट्स क्या क्या है एग्रीकल्चर से जुड़े हुए। तो हम देखते हैं यहाँ पे जो फूड ग्रेन सफिशिएंसी है आपका वह हमें कहने कहीं हमने यहाँ पे अचीव कर लिया है 2024-25 में अभी तक, ठीक है। और हमारा जो प्रोडक्शन है वह कुल 330 बिलियन टन का जो प्रोडक्शन है हमने 24-25 ईयर में किया है, ठीक है। इसके अलावा हमने यहाँ पे ब्लू रेवोल्यूशन जो कि आपका वाइट रेवोल्यूशन जो कि आपका मिल्क से रिलेटेड है, ब्लू रेवोल्यूशन जो कि फिशरीज से रिलेटेड है, ग्रीन रेवोल्यूशन जो कि आपका हमने देखा राइस एंड वीट से रिलेटेड है मुख्यतः, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम भी हैं बहुत से जो कि गवर्नमेंट्स के द्वारा चलाए जा रहे हैं, जैसे कि मनरेगा है। ये लोग क्या होता है बेसिकली फार्मर इनकम में सपोर्ट के रूप में मनरेगा जो है वह काम करती है। इसके अलावा क्या होता है ग्रोथ ऑफ अलाइड सेक्टर, यानी कि जो कृषि से जुड़े हुए जो भी अन्य क्षेत्र है, जैसे कि आपका डेयरी हो गया, हॉर्टिकल्चर, यानी हॉर्टिकल्चर में आपको बेसिकली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का जो फार्मिंग होता है उसे कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा फिशरीज़ है, इन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं जो है वह कभी काफ़ी ग्रोथ हमें देखने को मिलता है। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे मेजर चैलेंजेस क्या क्या है। तो यहाँ पे चैलेंजेस मुख्यतः अगर हम देखें तो सबसे बड़ा चैलेंज है यहाँ पे फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स, यानी कि स्मॉल लैंड होल्डिंग्स। तो छोटी लैंड होल्डिंग की वजह से क्या होता है जो मशीन्स का यूज़ है वो काफ़ी लिमिटेड मात्रा में हो पाता है और छोटे किसान जो है वो मशीन्स को अफोर्ड नहीं कर पाते, तो इस वजह से जो है प्रोडक्शन थोड़ा लो होता है। इसके अलावा यहाँ पे इरीगेशन के लिए जो किसान है वो मानसून पर डिपेंडेंट रहते हैं, यानी कि बारिश होगी तो मुख्यतः बारिश के ऊपर ही इनका जो सिंचाई जो प्रणाली है वो मुख्यतः डिपेंडेंट होता है पूरी तरीके से। तो यह भी क्या होता है कि अगर मौसम चेंज होता है, कुछ मानसून कम आता है या लेट से आता है, तो उसमें भी जो फसलें हैं वह कहीं ना कहीं ख़राब होती हैं या फिर प्रोडक्शन कम होता है। जो फार्मर है उनका इनकम लो होता है क्योंकि मार्केट में जो फैक्टर्स है आपका वह फिक्स नहीं है, तो कभी उन्हें अच्छा रेट नहीं मिलता है, कभी आपका फसल डिस्ट्रॉय हो जाता है नेचुरल कैलेमिटीज़ की वजह से या किसी अन्य कारण से। साथ साथ जो सॉइल का डिग्रेडेशन है वह भी हमें देखने को मिलता है क्लाइमेट चेंज की वजह से भी, जैसे हमने बताया कि बारिश कभी पहले हो जाती है, कभी बाद में हो जाती है, कभी होती नहीं है। तो मतलब बहुत कुछ है इन्वायरमेंटल फैक्टर वह भी यहाँ पे, जैसे कि आपका फ्लड हो गया, ड्राउट्स हो गया, ये सब चीज़ें भी कहीं ना कहीं जो फार्मिंग है उसे इम्पैक्ट करती है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जो मार्केट इनफिशिएंसीज है आपका, इसके अलावा मिडिल मैन है, तो इन सब का भी जो है कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है भारतीय कृषि पे। अब हम देखेंगे यहाँ पे आगे का रास्ता क्या हो गया, वे फॉरवर्ड क्या है, हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, इसे इम्प्रूव कर लिए। तो बेसिकली हमें पे एग्री टेक यानी कि टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहिए हमें एग्रीकल्चर में, ठीक है। और प्रिसीजन फार्मिंग यानी कि हमें टारगेटेड फार्मिंग करना चाहिए। इससे क्या होगा कि बेसिकली जो प्रोडक्शन है उसे हम लोग यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, वैल्यू एडिशन किया जाना चाहिए। और एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री यानी कि हमें डायरेक्ट प्रोडक्ट के अलावा हमें जो डायरेक्ट क्रॉप्स है उसके अलावा हमें क्रॉप से जुड़ा हुआ जो इंडस्ट्रीज़ है उसका भी हेल्प लेना चाहिए। जैसे कि अगर पोटैटो है तो हम पोटैटो को अगर चिप्स में ट्रांसफर करके बेचते हैं तो उसका हमें कहने के इसमें वैल्यू एडिशन होता है, ठीक है। और राइस है अगर हमें लूज़ बेचते हैं उसे हमें पैकेट करके बेचते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन होता है। तो मतलब मल्टीपल
तरह की इंडस्ट्रीज जो है आपका एग्रो बेस्ड, वो अभी कहीं ना कहीं काम कर रही है, और उसे हमें कहीं ना कहीं उसका हेल्प लेना चाहिए, ताकि हम लोग अपने जो क्रॉप प्रोडक्शन है उसमें वैल्यू एडिशन कर सकें और अपने इनकम को बढ़ा सकें। ठीक है। इसके अलावा जो इरिगेशन जो चैनल है या मीडियम, उसे हमें कहीं ना कहीं बढ़ाने का ज़रूरत है। ठीक है। और साथ साथ जो क्रॉप इंश्योरेंस यानी फसल बीमा जो है, वो अभी हमें लेने की आवश्यकता है। हालांकि गवर्नमेंट के द्वारा भी अन्य तरह की स्कीम जो है वो चलाई जा रही हैं। ठीक है। फसल से बीमा से जुड़ा हुआ, तो हमें उसका भी हेल्प लेना चाहिए, जिससे कि हमें कम से कम लॉसेस का सामना करना पड़े। ठीक है। इसके अलावा जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, एफपीओज होते हैं, उसे भी हमें यहाँ पे मजबूत करने की आवश्यकता है, और सस्टेनेबल और क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर करने की आवश्यकता है, यानी कि वैसी खेती करने की आवश्यकता है जो कि कहीं ना कहीं हमें हमारे इन्वायरमेंट पे निगेटिव इम्पैक्ट ना डाले। ठीक है। तो कंक्लूज़न हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो कंक्लूज़न में हमें यह पता चलता है कहीं ना कहीं कि आज़ादी के बाद जो है हमने यहाँ पे देखा कि हमारा जो एग्रीकल्चर है वह काफ़ी बैकवर्ड था इनिशियली। ठीक है। प्रोडक्शन काफ़ी लो था, और लगभग 70% जो लोग हैं वो कृषि से ही जुड़े हुए थे। ठीक है। यानी कि वो बेसिकली ओवर बर्डन था एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा, और प्रोडक्शन भी काफ़ी लो था। तो वहाँ से हमने यहाँ पे ट्रांसफॉर्म किया अपने आप को बेसिकली एक सेल्फ सफिशिएंट सेक्टर में। ठीक है। यहाँ पे फूड डिफिशिएंट सेक्टर था उस वक्त, हमारे पास फूड की कमी थी, सफिशिएंट प्रोडक्शन नहीं था, फूड शॉर्टेज था। उससे हम लोग कहीं ना कहीं आज के डेट में हमने इसे ट्रांसफॉर्म कर लिया सेल्फ सफिशिएंट में, और हम लोग इवन एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं अभी के समय में। ठीक है। साथ साथ हमने यहाँ पे सेक्टर में हमने यहाँ पे टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है। ठीक है। और अब आज के समय में यह प्रोग्रेसिव सेक्टर है। ठीक है। यहाँ पे जो जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन हुआ डिक्लाइन हुआ है, लेकिन जो लाइवलीहुड है, फूड सिक्योरिटी है, रूरल स्टेबिलिटी है, इन सब चीज़ों में अभी भी इसका एक महत्वपूर्ण योगदान हमें देखने को मिलता है। तो अभी के समय हमारा एक मुख्य चैलेंज यह बच जाता है कि हमें जो एग्रीकल्चर सेक्टर उसे कहीं ना कहीं किसानों के लिए प्रॉफिटेबल, इक्विटेबल एंड इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल सेक्टर के रूप में डेवलप करना है, यानी कि किसानों की जो आय है उसे हमें बढ़ाना है। ठीक है। साथ ही साथ हमें इस तरीके से खेती करने की हम प्रकृति को कम से कम नुकसान पहुंचा सकें। ठीक है। तो हमारा आपको यह वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। ठीक है। आपका कोई फीडबैक है या फिर कुछ क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है। आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे शेयर कर सकते हैं, और प्लीज़ टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल ज्ञान दर्शन बाय अभी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियोज़। थैंक यू।